साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए मित्रों भौतिक विज्ञान का वन लाइनर वीडियो। जी हाँ, आप समय समय पर हमें कमेंट्स के माध्यम से मांग करते हैं वन लाइनर वीडियो की, और हम भी लेकर के हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आपको मिल सकते हैं तो वो वन लाइनर वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। और साथियों, यह समय नहीं है कि पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाया जाए और थ्योरी के बाद बच्चे स्वयं उसमें से प्रश्न छांटें। इसीलिए हम सीधा आपको प्रत्येक अध्याय में भौतिक विज्ञान में वन लाइनर प्रश्न सौंप रहे हैं। आप अच्छा सा नोट्स बनाएं, उनको कॉपी पे लिखें। और आज का जो अध्याय रहेगा वो होगा ध्वनि यानी कि साउंड। आज हम बात करेंगे ध्वनि तरंग के विषय में। तरंग, इससे पहला हमारा अध्याय आप तक जा चुका है। मित्रों, अगर आपने तरंग का अध्याय पढ़ा है तो आपको उसमें बताया गया था, आप जानते होंगे कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग। आज हम पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग अर्थात ध्वनि, क्योंकि अयांत्रिक तरंग हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं और हमने उसमें प्रत्येक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें या कहें अयांत्रिक तरंगें पढ़ी हैं। आ जाइए, आप मेरे बाएं हाथ की ओर देख रहे होंगे स्क्रीन पर भौतिक विज्ञान अध्याय ध्वनि। और अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने उन मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती की, या वे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उन तक हमारी वीडियो अवश्य पहुंचाएं। लाइक करना ना भूलें। आइए देखते हैं पहला बिंदु। ध्वनि तरंगें होती हैं। साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं, ध्वनि तरंगें होती हैं यांत्रिक तरंगें। और यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। तो यदि उनके अंतर्गत पूछा जाए तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जैसा कि आप पहले प्रश्न के उत्तर में ब्रैकेट में देख रहे हैं। दूसरा बिंदु देखें कि चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई ना देने का कारण है। जवाब है वायुमंडलीय अभाव के कारण। जी हां, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल के अभाव होने के कारण वहां ध्वनि गति नहीं करती। बिंदु 3 इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित दिल्ली पुलिस की परीक्षा में आ चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि तरंगें संचारित नहीं होती। जवाब है निर्वात में। लेकिन पेपर के अंदर जो ऑप्शन था वो था वैक्यूम। निर्वात को ही वैक्यूम बोलते हैं। जहां वायु नहीं है वहां ध्वनि गति नहीं करेगी। अगर हम चौथा प्रश्न देखें कि तरंगों की गति के माध्यम के अनुसार गति अधिक होती है, तो साथियों सबसे अधिक गति ध्वनि की होती है ठोस में, उससे कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है गैसेज में। पांचवा प्रश्न बताता है कि सर्वाधिक गति ध्वनि की होती है। यह वही चौथे प्रश्न का ही एक अंग ले लिया गया है। तो सबसे अधिक गति ध्वनि की होती है ठोस में। छठा प्रश्न है ध्वनि अनुक्रमानुपाती होती है। जवाब है नमी और तापमान के, अर्थात आर्द्रता और तापमान के अनुक्रमानुपाती। कि अगर नमी अधिक होगी तो ध्वनि की गति भी अधिक होगी, यदि तापमान अधिक होगा तो भी ध्वनि की गति अधिक ही होगी। अनुक्रमानुपाती जब दोनों चीजें एक ही दिशा में अग्रसर हों या पीछे हटें। अगर हम सातवें बिंदु की बात करें कि ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहां दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए आगे देखते हैं स्लाइड 2 में। बिंदु 8 ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है। साथियों, ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, अवश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगें अपश्रव्य तरंगें भी कहलाती हैं। अवश्रव्य कहें या अपश्रव्य कहें, बात एक ही है। 9वां बिंदु है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, इन्हें मनुष्य नहीं सुन पाता। 10वें बिंदु में श्रव्य तरंगों की बात है। जो ऑडिएबल वेव्स हैं उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और मित्रों, मनुष्य यानी कि हम सब इन्हीं तरंगों को सुन पाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑडियल वेव्स बोलते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि हमारे कान 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन पाते हैं। अगर हम बात करें 11वें बिंदु की, तो यहां बात हो रही है पराश्रव्य तरंगों की।
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम नहीं सुन पाते। जैसे 12वां बिंदु है कि मनुष्य के कान केवल सुन पाते हैं, तो यह श्रव्य तरंगों को। 13वां बिंदु है कि हाथी और गैंडे उत्पन्न करते हैं, यह अवश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करते हैं, और भूकंप में भी अवश्रव्य तरंगें ही उत्पन्न होती हैं। याद रखें आप, यह आप लिख सकते हैं। 14वां बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। तो साथियों, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है संकेत भेजने में, सोनार में। सोनार का प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जिससे हम समुद्र की गहराई नापते हैं सोनार से, वह अल्ट्रासोनिक वेव से ही पता किया जाता है। दूध के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, कपड़े या घड़ी आदि की साफ सफाई में प्रयोग होता है पराश्रव्य तरंगों का। आइए आगे चलते हैं। 15वां बिंदु अति महत्वपूर्ण है कि ध्वनि परावर्तन व अपवर्तन के नियम का पालन करती है और बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो इनमें सुनाई देने का कारण वो अपवर्तन है, ना कि परावर्तन। आगे देखेंगे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि की आवृत्ति समान होती है, परंतु परिवर्तित हो जाती है। तरंग दैर्ध्य, आप इन सब चीजों को नोट करते रहिएगा कि ध्वनि की आवृत्ति परावर्तित बिल्कुल भी नहीं होती एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, परंतु तरंग दैर्ध्य अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगी। 17वां बिंदु देखें कि ध्वनि की आवृत्ति माध्यम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि करती है स्रोत पर, जिसको हम सोर्सेज बोलते हैं। जो साउंड सोर्सेज है, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस पर निर्भर करती है ध्वनि की आवृत्ति, ना कि माध्यम पर करती है। अगर हम 18वें बिंदु की बात करें कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के किनारे, हम सब जानते हैं, सरकार के द्वारा पौधारोपण किया जाता है। मित्रों, इसको लेकर जो योजना है वो है ग्रीन मफलर योजना, और ग्रीन मफलर योजना के अंतर्गत ही सड़कों के किनारों को या राष्ट्रीय राजमार्गों के मध्य में वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसे हम ग्रीन पट्टी बोलते हैं, हरित पट्टी बोलते हैं। यह ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए है। 19वां बिंदु है कि ध्वनि की मापन की इकाई है। तो मित्रों, इसकी इकाई है डेसिबल, जो ध्वनि का मात्रक है वो डेसिबल है। 20वां क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल, आप यहां थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यदि पूछी जाए वायु में, तो यह 332 मीटर पर सेकंड है, जल में 1483 मीटर पर सेकंड है, लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड, और एल्यूमिनियम में मैक्सिमम होती है जो ध्वनि की स्पीड है, जो गति है, 6420 मीटर पर सेकंड है। तो आप इनको सबको लिख लें, क्योंकि परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 21वां बिंदु है ध्वनि के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता लाउडनेस, तारत्व पिच और गुणता क्वालिटी। इनके ऊपर ही वॉइस या साउंड्स कार्य करती है। 22वां बिंदु देख लीजिएगा, ध्वनि का तेज सुनाई देना या मंदा सुनाई देना कारण है प्रबलता। मित्रों, यहां नहीं लिखा गया है, मैं फिर आपको बताता हूं। प्रबलता मापने का जो मात्रक है वो है फोन, आप लिख लें, फे-ओ-ने, फोन मात्रक होता है प्रबलता का। 23वां बिंदु है कि ध्वनि का मोटा या पतला होना, तो यह तारत्व है, यानी कि पिच। अगर कम तारत्व की ध्वनि मोटी होती है और अधिक तारत्व की ध्वनि पतली होती है, जैसा कि हम 24वें प्रश्न में भी देख रहे हैं। कम तारत्व अर्थात कम आवृत्ति की ध्वनि होती है, मोटी या भारी आवाज हम उसको कह सकते हैं। अगर हम 25वें प्रश्न में देखें तो यह बताता है कि शेर की आवाज का तारत्व कम होता है और मच्छर की आवाज का तारत्व अधिक होता है। कारण क्या है? शेर की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो कम है, जबकि मच्छर की जो आवाज है वो बारीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है, इसीलिए उसका तारत्व भी अधिक होगा। 26वां प्रश्न देखें कि समान प्रबलता होने पर और समान तारत्व होने पर भी ध्वनियों में या आवाज में अंतर दिखाई पड़ता है, अंतर सुनाई पड़ता है। कारण है गुणता। यही क्वालिटी है कि बराबर फ्रीक्वेंसी पर बोल रहे हैं, बराबर लाउडनेस है, लेकिन फिर भी आवाज में भिन्नता है। कारण है क्वालिटी, गुणता। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां बिंदु देखिएगा साथियों, चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ते और मेंढक आदि उत्पन्न करते हैं, तो यह सभी पराश्रव्य तरंगे ही उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ के रात में उड़ने का कारण उसको रात में दिखाई देना नहीं है,
चमगादड़ को नहीं दिखाई देता। कारण है अल्ट्रासोनिक वेव्स। जी हां, पराश्रव्य तरंगों के कारण ही चमगादड़ रात में उड़ पाता है। यदि हम बात करें 28वें बिंदु की, तो यह अल्ट्रासोनिग्राफ का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच करना, लिंग निर्धारण, यह देखते हैं कि गर्भवती महिला के पेट में जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है, अगर इसका पता करना हो, गुर्दे में पथरी का पता करना हो, या विभिन्न अंगों में ट्यूबर का पता लगाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड यही अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी ही अल्ट्रासाउंड है। साथियों, इसमें प्रयोग होती हैं पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। 29वां बिंदु देख लीजिएगा कि जब आरोपित बल की आवृत्ति किसी वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति के समान हो जाए तो उत्पन्न हो जाता है अनुनाद, जिसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। 30वां बिंदु है सैनिकों के पुल पार करते समय उन्हें एक कदम चाल में चलने से मना कर दिया जाता है। कारण है कि दोनों की आवृत्ति बराबर ना हो जाए, जिससे अनुनाद उत्पन्न होकर के वह पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि संगीत समारोह की छत को वक्राकार बनाया जाता है। जी हां, वह वक्राकार बनती है, उसका कारण यही है कि छत से ध्वनि की जो तरंगें हैं वो टकरा करके परावर्तित हों और वापस श्रोता तक पहुंचे। 32वां महत्वपूर्ण बिंदु कि जब ध्वनि स्रोत यानी कि बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला दोनों में कोई भी एक गतिमान होगा तो श्रोता को ध्वनि की बदली हुई आवृत्ति सुनाई देती है। यही है डॉपलर प्रभाव। उदाहरण में देखते हैं कि यदि आप जा रहे हैं बाइक पर और कोई व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर आपको आवाज दे तो आपको वह नहीं सुनाई देगा, जो उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी है वह बदली हुई सुनाई देगी। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। 33वां बिंदु है कि मैक संख्या का संबंध है। साथियों, मैक संख्या का संबंध भी ध्वनि से होता है। 34वां बिंदु, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं कि आवासीय क्षेत्र में जहां रहन सहन हो, औद्योगिक क्षेत्र में जहां कंपनीज फैक्ट्रियां हों, और शांत क्षेत्र में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले आप गौर करें, आवासीय क्षेत्र की बात करें तो दिन में 55 डेसिबल और रात्रि में 45 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल। शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल की ध्वनि दिन में और रात्रि में 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। इससे अधिक ध्वनि यदि उत्पन्न हो तो उस पर कार्यवाही होती है, जुर्माना लगता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कितनी आवाज की ध्वनि कितने डेसिबल में होती है। यह यहां से प्रश्न यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा जा चुका है। मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखें, सन्नाटा या बिल्कुल शांत क्षेत्र जहां होगा वहां 0 डेसिबल की ध्वनि होगी। दूसरे बिंदु पे है फुसफुसाहट, जो कि पेपर में पूछा गया था कि पत्तों की सरसराहट कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है, तो यह 15 से 30 डेसिबल के मध्य ध्वनि उत्पन्न करेगी। हल्का ट्रैफिक है, हल्की पवन है या घर में फ्रिज है, जब ये चलता है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है साउंड की वो 50 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत करना या एयर कंडीशनर की जो ध्वनि है वह 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। भारी ट्रैफिक में 70 से 90 डेसिबल और गोली या पटाखे की आवाज में 140 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। साथियों, ध्यान रखें, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की कितना डेसिबल ध्वनि होना चाहिए, यह इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं, जैसे कि अगर हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक, आप लिख लीजिएगा। यदि आप लिख रहे हैं तो जरूर लिखें कि हमारे कान पर, व्यक्ति के कान पर ध्वनि का जो इफेक्ट है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। प्रतिध्वनि का तात्पर्य है कि एक बार आवाज दी जाए और वह आवाज जिस बिंदु, जिस टावर, जिस पर्वत, जिस दीवार से टकराकर वापस लौटे तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं, और जहां से वो टकराकर वापस लौटती है उसको परावर्तक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि किसी पहाड़ के सामने आवाज दें और वह आवाज आपको कुछ समय बाद वापस सुनाई दे तो वह प्रतिध्वनि है। जिस पर्वत से आवाज लौटकर आई वह पर्वत परावर्तक है। परावर्तक से लौटकर ध्वनि, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी 16.6 मीटर
होनी चाहिए, इसे हम 17 मीटर भी कह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु हैं ध्वनि अध्याय के। दीजिएगा अनुमति, फिर मुलाकात होगी आपके साथ नया अध्याय लेकर के। आप अवश्य बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और रोजगार संबंधी सूचनाओं के लिए भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं फटाफट सही और सटीक न्यूज़, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दीजिएगा अनुमति। जय हिंद, जय भारत।